हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपके लिए डेली में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो आज है 3 अक्टूबर 2021 और 3 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। देखिए कौन बना है दुनिया का पहला देश? भारत हमारा नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब देखिए नैनो यूरिया का मतलब क्या है? नैनो यूरिया का मतलब यह है कि इसे बहुत छोटे आकार में ज़्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। देखिए बहुत छोटी एक बोतल है और बहुत ज़्यादा इसमें इफ़िशेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्षमता बहुत ज़्यादा है। इफ़को नैनो यूरिया तरल की 500 मिली की एक बोतल सामान्य यूरिया की कम से कम एक बैग यानी कि एक बोरी के बराबर है। देखिए ये 500 मिली की एक बोतल है जो एक बोरी के बराबर है, एक बोरी के बराबर है। ठीक है, आप एक बोरी यूरिया ना लगा के आप एक यही बोतल लगा दीजिए जो 500 मिली की है, तो वो एक बोरी यूरिया खाद का काम खेत में करेगी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, दुनिया में देश में नैनो यूरिया की शुरुआत करने वाले प्रमुख सहकारी संगठन इफ़को ने ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया का छिड़काव करने का सफल परीक्षण किया है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रोन के जरिए किसने ड्रोन के जरिए छिड़काव का सफल परीक्षण किया है, तो किसने किया है? नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन के जरिए किया है। किसने किया है? सहकारी संगठन इफ़को ने। ठीक है, आप इफ़को याद रखेंगे। गुजरात के भावनगर में यह परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया है? भावनगर में किया गया। तरल नैनो यूरिया से किसानों को आर्थिक बचत होगी। इससे क्या होगा? उनके पैसे में बचत होगी किसानों के और उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, और यूरिया के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी। क्या होगा कि जो हमारा इंडिया है वो बाहर से यूरिया का आयात करता था, तो वो अब थोड़ा कम करेगा। तो वो क्या होगा, इकोनॉमिकल फैक्टर भी हमारा अच्छा हो जाएगा इंडिया का। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेजन इंडिया ने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किया है? अमेजन इंडिया ने। ठीक है, अमेजन इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। ओके, ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किया? अमेजन इंडिया ने। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे? अमेजन का लक्ष्य भारत के 7 राज्यों में 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, कितने? 1 लाख से भी अधिक छात्रों को ये क्या करेगा? अमेजन का लक्ष्य है कि 900 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो हैं उनसे 1 लाख से भी ज़्यादा छात्रों को सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, भारत में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग कार्यक्रम कब से कब चला? 6 से 12 कक्षा के छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कितने क्लास से कितने? 6 से 12 तक की कक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग का कार्यक्रम उन पर ध्यान देगा। ठीक है, अमेजन के सीईओ कौन है? एंड्रयू आर जैसी है। ठीक है, एंड्रयू आर जैसी है। अमेजन की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 में हुई। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। किसने ले लिया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास? किसने लिया? खिलाड़ी जो हमारे हैं हॉकी के रूपेंद्र पाल सिंह हैं। अब क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं डियर फ्रेंड्स? देखिए एक तो पूछ सकता है रूपेंद्र पाल सिंह किस खेल से रिलेटेड हैं, तो आप लगाएंगे हॉकी से रिलेटेड हैं।
पूछेगा कि अभी हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है, तो किसने लिया है, रुपेंद्र पाल सिंह ने लिया है। इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, और तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ओलंपिक कांस्य विजेता भी ये रहे हैं हॉकी के, तो कौन से खिलाड़ी को ओलंपिक कांस्य पदक मिला है, तो किसे मिला है, रुपेंद्र पाल सिंह को मिला है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। 30 वर्षीय रुपेंद्र ने अपने 13 साल की उम्र में ही हॉकी करियर में 223 मैचों में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। कितनी कम उम्र में डियर फ्रेंड्स, 13 साल की उम्र में ही इन्होंने 223 मैचों में इन्होंने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। रुपेंद्र जुलाई अगस्त 2021 में आयोजित 2020 ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली हॉकी टीम का हिस्सा थे। ठीक है, ये पहले एक खिलाड़ी थे हॉकी टीम के जो कि इन्होंने क्या किया, 2020 ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज विनोद अग्रवाल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, वही बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, ASDC। हमारी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ASDC। ओके, चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे क्या है, देखिए वह निकुंज सांघी की जगह लेंगे। पहले कौन थे, पहले ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे, निकुंज सांघी थे। तो निकुंज सांघी की जगह अब कौन लेंगे, विनोद अग्रवाल ले लेंगे हमारे। ठीक है, तो देखिए जो 4 साल तक सेवा में देने के बाद ASDC छोड़ देंगे। ठीक है, ये 4 साल तक क्या करेंगे, सेवा में रहेंगे, उसके बाद ASDC छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आज के ASDC के बारे में जान लेते हैं डियर फ्रेंड्स। ASDC एक्चुअल में होता क्या है, ASDC की स्थापना 1 दशक पहले की गई थी, 1 दशक पहले की गई थी इसकी स्थापना। इसे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने क्या किया था, NSDC यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके साथ शीर्ष उद्योग संघ कौन कौन से हैं, SIAM, ACMA और FADA द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फुल फॉर्म हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए हम लोग जान लेते हैं। SIAM की फुल फॉर्म क्या है, द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। और ACMA की फुल फॉर्म क्या है, द ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी भी आप इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म। FADA की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस इंडिया। ठीक है, इसकी भी आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, तो किसने हटा दिया है, नेपाल ने ये बाउंडेशन हटा दिया है कि आप अपने वाहन से उनके नेपाल में जा सकते हैं। अब पहले नहीं जा सकते थे बट अब जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम यानी डोर स्टेप डिलीवरी, इसको डोर स्टेप डिलीवरी के नाम से जानते हैं, को मंजूरी प्रदान की है, तो किसने की है, किस राज्य ने की है, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। चलिए हम लोग जान लेते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आज का हमारा इतिहास क्या है हम लोग जान लेते हैं। तो आज का इतिहास है हमारा, देखिए आज के दिन ही इतिहास में दर्ज प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं हमारी। देखिए 1984 में आज ही के दिन भारत
कि सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना हुई थी। कहाँ से? कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए हमारी जो ट्रेन है वो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1984 में चली थी। ठीक है, तो देखिए 3 अक्टूबर को ही क्या हुआ था? 3 अक्टूबर 2013 को ही इतालवी द्वीप लापेदुसा के पास एक नाव के डूब जाने से करीब 134 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए एक हमारा क्या है, द्वीप है, इसका नाम है इतालवी द्वीप लापेदुसा। ठीक है, इसमें कितने लोग मर गए थे? 134 लोग डूबकर मर गए थे। कब? आज ही के दिन 3 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, आज ही के दिन 3 अक्टूबर 2011 में क्या हुआ था? सैपर शांति दिग्गा भारतीय रेल की क्षेत्रीय सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, कौन बनी? सैपर शांति दिग्गा इनका नाम है, और ये भारतीय रेल की क्षेत्रीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो ये हमारी पहली महिला बनी है, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट घटनाएं जान लेते हैं। आज की क्या है? आज ही के दिन 3 अक्टूबर 1949 को जेपी दत्ता का जन्म हुआ था, और जेपी दत्ता का पूरा नाम क्या है? ज्योति प्रकाश दत्ता। जेपी दत्ता एक मशहूर क्या थे? फिल्म निर्देशक थे, और इनके बेटे का नाम क्या है? ओपी दत्ता। ठीक है, आगे इनकी फिल्मों के बारे में जान लेते हैं। इनकी फिल्में कौन कौन सी हैं? बॉर्डर, उमराव जान, LOC कारगिल, गुलामी, दत्ता की ये फिल्में हैं जो दर्शक आज भी कई साल बीत जाने के बाद भी देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए इनकी ये तस्वीर है, ये इनकी तस्वीर लगी है दत्ता जी की, जेपी दत्ता की। और देखिए ये दिया है 1985 में क्या हुआ था? गुलामी से उन्होंने फिल्म जो गुलामी थी उन्होंने उस पर सफ़र की शुरुआत की थी। ठीक है, ये बॉर्डर के बारे में दिया है, तो आप देख लेंगे। इन्हें सम्मान कौन कौन सा मिला है? सम्मान मिला है इन्हें, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, जी सिनेमा अवार्ड भी मिला है, स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला है, नरगिस दत्त अवार्ड भी मिला है। देखिए इन्हें 4 अवार्ड प्राप्त हुए हैं, और ये बहुत ही फेमस फिल्म निर्देशक रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट महिला है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है? आज उनकी पुण्यतिथि है। ठीक है, किसकी पुण्यतिथि है? कादम्बिनी गांगुली की। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली जो हैं उनका जन्म 18 जुलाई 1861 को भावलपुर में हुआ था। उनका देहांत कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1923 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ये कौन थी? ये देखिए भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी। यही नहीं, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव प्राप्त हुआ था। सबसे पहले भाषण महिलाओं में किसने दिया था? तो कादम्बिनी गांगुली ने दिया था। और आप एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहली जो हमारी स्नातक महिला कौन है? तो कादम्बिनी गांगुली हैं। और सबसे पहली फिजिशियन महिला कौन है? तो हमारी कादम्बिनी गांगुली हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन क्या है? हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से लेते थे। तो देखिए आपका सलाहकार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका ऐसा सलाहकार हो जो आपको डिमोटिवेट करे और आपके रास्ते से आपको भटका दे, यानी कि आपकी मंजिल को प्राप्त होने में आपकी बाधा बन जाए। तो रास्ता सही चुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए अर्जुन का जो सलाहकार था, शरणार्थी था, कौन था? श्री कृष्ण थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करी। तो डियर फ्रेंड्स, इन्हीं लाइनों के साथ आज इस वीडियो का अंत करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए,
ताकि अगर मैं आपको कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन फाइंड हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।